हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। दिल्ली में हुई डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन की महत्वपूर्ण सुरक्षा मीटिंग में इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स के द्वारा एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है और बीजिंग की शर्तों पर द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए मजबूर करना चाहता है। इस 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं देश के 350 शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल थे। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय शक्ति का दर्जा हासिल करने को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है। ऐसा करने के लिए वहां भारत को रोकना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के सामने एकमात्र खतरा भारत है। इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आसान ऋण के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में बुनियादी ढांचे के नाम पर भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। बिना किसी अपवाद के भारत के पड़ोसी देशों ने भी चीन को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में वर्णित किया है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में चीन की मौजूदगी अब मुख्य रूप से आर्थिक ही नहीं बल्कि अपनी स्थिति को बढ़ाने और क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयास शामिल है। पिछले 2.5 दशकों में चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति में बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी गई और यहाँ सब भारत को विवश करने, चुनौतियों का सामना करने में व्यस्त रखने, द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान पर मजबूर करने, भारत की विकास गति को रोकने और एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए कर रहा है। फ्रेंड्स, समस्या ये है कि चीन अपने मकसद के लिए अघोषित रूप से विस्तारवादी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का कारण है। चीन खुद से संबोधित किसी भी मसले पर अपनी सुविधा के मुताबिक कदम उठाता है, भले ही इसके लिए उसे किसी पड़ोसी देश की सीमाओं पर अतिक्रमण ही क्यों न करना पड़े। इस डॉक्यूमेंट्स में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने पर भी चिंता व्यक्त की गई थी। भारत में धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि, मुख्य रूप से उच्च स्तर की शिक्षा, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म सहित संचार के साधन, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा कट्टरपंथी समूहों को प्रोत्साहित करने के कारण है। इसके आगे इसमें कहा गया कि भारत में कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं, जो मुस्लिम युवाओं को भड़काने, उनका ब्रेन वॉश करने, उन्हें हिंसक रास्ते पर धकेलने और समग्र संस्कृति के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति में लिप्त हैं। इन संगठनों में हाल ही में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी, वहदत ए इस्लामी, इस्लामिक यूथ फेडरेशन, हिजब उत तहरीर और अल उम्मा आदि शामिल है। इसलिए कट्टरपंथी संगठनों से निपटना सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अनिवार्य और प्राथमिक बन जाता है। इस रिपोर्ट में कुछ सजेशन भी दिए थे कि कट्टरपंथी से निपटने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें गुप्त गतिविधियों की निगरानी, डेटाबेस बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और कट्टरपंथ के हॉटस्पॉट्स की पहचान करना शामिल है। फिर आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक न्यूज आई थी कि CSR की ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसकी ग्रोथ रेट स्लो होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी आदि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर एक न्यूज ये थी कि राजाजी टाइगर रिजर्व हिमालय प्रजाति ग्रीफान गिद्ध के लिए एक अनुकूल आवास के तौर पर हमारे सामने आया है। ग्रीफोन गिद्ध IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्ति की कगार पर है। ये उच्च हिमालय क्षेत्रों तथा तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। ये 500 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति यहाँ के स्वच्छ पर्यावरण का संकेत देती है। ये गिद्ध भले ही शिकारी में गिने जाते हैं, परंतु ये शिकार नहीं करते, बल्कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। फिर एक न्यूज ये थी कि उड़ीसा के मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी जमीन पर उतारा। उनका यह काम अधिकारियों के लिए एक मिसाल है कि जब ठान लिया जाए
तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर आज के हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया था जिसे सी रंगराजन ने लिखा था, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर एवं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। इसमें बताया गया था कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन एक मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है सार्वजनिक ऋण यानी सरकारी ऋण। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण के स्तर उत्पादन और कीमतों दोनों को प्रभावित करते हैं और व्यापक आर्थिक स्थिरता और विकास को पटरी से भी उतार सकते हैं। इन्होंने आगे बताया कि रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और प्राइमरी डेफिसिट पर सार्वजनिक ऋण विकसित होता है। आरबीआई ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये कहा कि भारत में सरकारी ऋण लगभग 90% पर पहुंच गया, जो एफआरबीएम के लक्ष्य 60% से अधिक है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जोखिम को पैदा करता है। ऋण प्रबंधन का पूरा भार राजकोषीय नीति पर पड़ता है। इनका मानना है कि व्यय पक्ष पर पूंजीगत खर्च में तेजी लाई जाए, साथ ही राजस्व व्यय को कम किया जाए। ऐसा हम जीडीपी में वृद्धि करके कर पाएंगे, यानी जीडीपी की सालाना दर 11 से 12% होनी चाहिए। अगर हमारा राजकोषीय घाटा कम होता है तो हम ऋण से जीडीपी अनुपात को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा सरकारी ऋण भी कम हो सकता है। अगर इकोनॉमी से संबंधित कोई सा क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स का यूज आप वहां कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।